हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा, जो कि 5 नंबर का टॉपिक है। 2 दिन में खत्म करेंगे इसको, आज और कल में। सीटेट में 5 नंबर बिल्कुल फिक्स्ड है और इवन कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो आज की डेट में, आप अगर टीचिंग का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, नो मैटर व्हाट कि आपका सब्जेक्ट क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन मिनिमम 2 से 3 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। सीटेट में 5 नंबर, सीडीपी में, इसके अलावा अगर घुमा फिरा करके पूछें तो 1 2 3 नंबर में अलग अलग सब्जेक्ट में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि समावेशी शिक्षा को आज के टाइम पर हम वैल्यू करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि शिक्षा ऐसी हो जिसमें समावेशन हो सभी तरह के बच्चों का, यानी एजुकेशन फॉर ऑल की हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। इंक्लूसिव का मतलब ये इंक्लूड करना है ना, डाइवर्सिटी के बावजूद, यानी अंतरों के बावजूद भी हम सभी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको हम अपना सकें, यानी सभी को हम एक्सेप्ट करके एक साथ लेकर के चल सकें उनमें विभिन्नताओं के बावजूद। ऐसा कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समझेंगे क्या है ये कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करेंगे, कुछ हम कल करेंगे। टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे क्रिएटिव चिल्ड्रन क्या है, डिसेबल्ड कौन है, इसमें भी डिसेबल्ड में भी बहुत सारे प्रकार हैं, उनको समझेंगे। फर्स्ट जनरेशन लर्नर कौन होते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या है, गिफ्टेड कौन है, क्या चीजों के प्रति टीचर को सेंसिटिव होना चाहिए, जो आपका इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान है, यूडीएल है, इस तरीके की बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। तो अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक टीचर के पर्सपेक्टिव को बदलने के लिए या एक टीचर के पर्सपेक्टिव में ढलने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिस्कस करेंगे, मजा आएगा। और एक बार सभी जुड़ जाओ, मैं देख लेती हूँ आप लोग जुड़ गए हैं कि नहीं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। मुझे लग रहा है आज इंटरनेट का कुछ तो पंगा है क्योंकि ये अटक अटक के चल रहा है, बट दैट्स ओके, क्या ही कर सकते हैं। स्पीड ओके ओके है, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। बहुत बढ़िया। मेरा नाम ले लीजिए, नाम में क्या ही रखा है, ऐसा शेक्सपियर कहते थे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही है। झूले झूले जी, अभी ईवीएस शुरू करेंगे कल परसों से, कल परसों से शुरू कर देंगे। बहुत बढ़िया आरजू। कल से हम 2 सेशन कर रहे हैं फॉर श्योर, फाइनल लिख लो जाओ कहीं। कल 2 सेशन होंगे, टाइमिंग में बता दूंगी, 6:30 के आसपास होगा, या तो दूसरा या 6:15 के आसपास, और फिर रात को तो मिलेंगे ही। ठीक, चलिए फिर स्टार्ट करें आज का सेशन। सीटेट एक्सपर्ट की सीरीज है। सीडीपी हम ऑलमोस्ट कुछ सेशंस के बाद हमारा सीडीपी का ये काम खत्म होगा, फिर रिवीजन ही करेंगे। ठीक है बात। गुड इवनिंग है भाई, आ जाइए। इंग्लिश के लिए प्लेलिस्ट देखो ना, हिंदी के लिए प्लेलिस्ट देखो। किस लिए समय दिया हुआ है आपको? इसीलिए दिया हुआ है। एक सेशन इसीलिए होता है कि इतने आप वो सीरीज देख करके अपना रिवीजन कर लो और प्रैक्टिस करो। एक स्ट्रेटेजी भी मैं जल्दी शेयर कर दूंगी, टेंशन ना लो। देखो एक बार, सीटेट एक्सपर्ट सीरीज क्लास 16 है, पीडीएफ डेली आपको मिल ही रही है। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर आप कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी आप लोग कर ही देते हैं। खैर ये सब तो कहने की बातें हैं और काम की बात यही है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डेली मिल जाती है। कल वाली भी मैंने पीडीएफ और जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं उनके भी लिंक अवेलेबल हो ही जाते हैं। ठीक है, ये सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल भी। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप अपने सामने। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम a teacher dash individualized education plans। इससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको इंक्लूसिव एजुकेशन का, अगर आप कहें तो बताइए एक बार, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। इतने लोग जुड़ भी रहे हैं, जो लोग पहले आए उनको मैं बता देती हूँ। थोड़ा सा एक इंट्रो ले लेते हैं कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है यानी समावेशी शिक्षा है, 20 क्वेश्चन है आज। इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसका सिंपल मतलब है समावेशी शिक्षा। समावेशन का मतलब ही होता है इंक्लूड करना, है ना, समावेशी शिक्षा। ठीक है बात। समावेशी शिक्षा में क्या है? इसमें कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है, एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, यानी सभी बच्चों के लिए एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल डिस्पाइट ऑफ एनी डिफरेंस। ठीक, जो भी अंतर है हमारे, उनके बावजूद हम एक रेगुलर स्कूल में, एक नॉर्मल स्कूल में सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चल सकें, इसी के बारे में बात करती है इंक्लूसिव एजुकेशन। हम सभी में क्या है? विभिन्नता है, डाइवर्सिटी की बात होती है। तो इस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया जाए, इस डाइवर्सिटी को यूनिटी बनाया जाए, ना कि इसको अलगाव का कारण बनाया जाए। फूट डालो राज करो की जगह उल्टा अगर हम कर देंगे कि ठीक है सब अलग है, तो कितना मजा आएगा एक साथ मिल करके, है ना। कोई भी 2 लोग सेम तो हो नहीं सकते वैसे भी। तो एक कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि जैसे मदर नेचर, जो हमारी प्रकृति है, हम सभी को एक साथ बांधे हुए है। चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, हाथ आपके ठीक से काम करते हैं, आंखें ठीक से काम करती हैं, नहीं करती हैं, गिफ्टेड हैं, चोर हैं, डकैत हैं या फिर साइंटिस्ट हैं,
सभी के लिए हवा एक जैसी चलेगी, सूरज का प्रकाश एक जैसा रहेगा, और इसके अलावा अगर हम बात करें जो भी पूरी प्रकृति, अगर बारिश हो रही है तो एक जैसी ही होगी दो लोगों पर, है ना। तो क्या कह सकते हैं कि जिस तरीके से नेचर हमारे अंदर भेदभाव नहीं करती, उस तरीके से हमें स्कूलिंग में भी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चे की नीड को समझते हुए अपने एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें परिवर्तन करना चाहिए। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो साफ साफ कहती है कि बच्चे में चेंज की जगह सिस्टम में चेंज कीजिए, सिस्टम में चेंज कीजिए, ताकि बच्चे की नीड्स फुलफिल हो सके और वो सीख सके। क्योंकि हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में एक बात समझी थी कि हर एक बच्चा सीखने की क्षमता रखता है। अब वो कैसी क्षमता है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, कैसे वो सीख सकता है, ये आप देखेंगे, ये बाद का मामला है। लेकिन हम कह सकते हैं कि सभी बच्चे बाय नेचर इनेट रूप से क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं, सीखने की क्षमता रखते हैं और सीख सकते हैं। ठीक, जब हम इस कॉन्सेप्ट को मान रहे हैं तो हमें यह भी मानना चाहिए कि हमें एक ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है जहां हम उनकी नीड्स को फुलफिल कर सकें। इसी सिस्टम को हम इंक्लूसिव एजुकेशन कह रहे हैं। ठीक है, बच्चों में डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, किस किस चीजों के आधार पे बच्चे अलग हो सकते हैं ये बताइए। हम कह सकते हैं जेंडर के आधार पे मेल और फीमेल हो सकते हैं, है ना, कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी। इसके अलावा अगर हम बात करें कल्चर, कोई वंचित डेप्राइव्ड समूह से हो सकता है, किसी भी आधार पे डेप्रीवेशन देखा हो, वंचित रहा हो, चाहे वो फिर शिक्षा के आधार पे उनकी पुरानी जनरेशन वंचित रही हो, आर्थिक स्थिति खराब हो, पुअर हो, रिच हो, क्लास का कास्ट, क्लास, क्रीड, इन सब का ही तो डिफरेंस होता है ना। तो सभी चीजों के डिफरेंस के बावजूद, भिन्नता के बावजूद भी हम सबको एक क्लास में एक साथ लेकर के चल सकें, सभी को एक साथ एजुकेशन दे सकें, एक नॉर्मल, एक रेगुलर स्कूल में, इस बात की बात की जाती है ना। हो सकता है किसी को देखने में दिक्कत हो सकता है किसी को चलने में दिक्कत हो, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, जिस भी तरीके से अंतर है सबको हम एक साथ लाएंगे, लेकिन उनकी नीड्स को समझते हुए। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होता था, नीड्स को उतना फोकस नहीं किया गया, यहां नीड्स पे फोकस है कि यदि बच्चे को दिक्कत है तो आप सिस्टम में परिवर्तन कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, यदि आप देखते हैं स्लोप्स बनवाए गए हैं स्कूल्स में बजाय की सीढ़ियों के, क्या होगा, उससे नॉर्मल बच्चा भी जा पाएगा, उससे व्हीलचेयर वाला बच्चा भी जा पाएगा, है ना। अगर कोई बच्चा है जो देखने में प्रॉब्लम है, विजुअली चैलेंज्ड है, तो आप उसको जरूरी नहीं है कि उसके सामने मैप रख देंगे, देखो देखो देखो, देखेगा कहां से जब नहीं देख सकता। तो आप बाकी तरीकों का इस्तेमाल कीजिए, जो टच एंड फील वाला मटीरियल है, टैक्टाइल मटीरियल जिसको कहते हैं, उसको यूज कीजिए। मतलब बच्चे की जैसी जरूरत है, आपको अपने आप में टीचर के एटीट्यूड में और उसकी कमिटमेंट में परिवर्तन करके इंक्लूसिव एजुकेशन को सफल बनाया जा सकता है। तो एक टीचर का यदि जो एटीट्यूड है, जो उसका तरीका है, जो उसका नजरिया है, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, डिसलेक्सिया हो गया मुझे, मजाक कर रही हूं, खैर, एटीट्यूड में, उसके कमिटमेंट में परिवर्तन करके, अगर वो चाहे, वो इस बात के लिए इच्छुक है कि मुझे सभी को साथ लेकर के चलना है और हर बच्चा सीख सकता है उसकी अपनी क्षमता के अनुसार। भाई अगर कोई बच्चा है जो रिटार्डेड नहीं है, यानी जिसका जो आईक्यू है वो लेस देन 70 नहीं है, तो उस केस में आप उसे एक नॉर्मल रेगुलर स्कूल में पढ़ा सकते हो। बस थोड़ा सा आपको अपने पेस का ध्यान रखना है। ठीक हो गई है बात, कोई समस्या। कुछ फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं जो पहली पीढ़ी के अधिगमकर्ता कहे जाते हैं। कुछ ऐसा होता है कई बच्चों के साथ हो सकता है जिनको कोई एक ट्रॉमा लगा हो, उसके बाद एक स्ट्रेस डिसऑर्डर आ जाता है, कोई एक्सीडेंट, कोई घटना घटी हो जीवन में, है ना, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो सभी की नीड्स को समझते हुए हमें लेकर के चलनी है चीजें, सेंसिटिव होना है टीचर को। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। टॉपिक हमने थोड़ा सा टच कर लिया है। इसके अलावा अलग अलग तरह के बच्चे हैं, किसी को डिसलेक्सिया हो सकता है, किसी को ADHD हो सकता है, इन सब चीजों पे भी बात करेंगे। अगर आपको ये डिटेल में देखना हो, मैंने प्लेलिस्ट में CDP की ये सारी चीजें समझाई हुई हैं, जाकर के उसको देखिए। समझते हैं। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम आ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स। IEP कहा जाता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स को। एक समावेशी शिक्षा में, एक समावेशी शिक्षा की कक्षा में शिक्षक को इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स को, यानी विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, बढ़ावा दे, नहीं दे, क्या करें, बताओ एक बार। ये अपने आप में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाता है और फिर आप लोग दुखी होते हैं। भाई एक इंक्लूसिव एजुकेशन में इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान को फोकस किया जाना चाहिए, शुड बी एक्टिवली प्रिपेयर्ड, यानी कि हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करवाना चाहिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान को। ऐसा क्यों? आप तो कह रहे थे अभी, आप पूछेंगे कि आप तो अभी कह रही थी कि
सारे बच्चे एक जैसे हैं तो सबको एक साथ लेकर के चलो, लेकिन तरीके में तो परिवर्तन करना पड़ेगा इंडिविजुअल की नीड्स के अकॉर्डिंग। तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान क्या है? पेरेंट्स के साथ बच्चे के डिस्कस करके, स्पेशल नीड की यदि उसे जरूरत है तो आप डिस्कस करेंगे उसके इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटी, उसके सीखने के तरीके को, एक फाइल बनाएंगे, एक प्लान बनाएंगे कि उसको आप किस तरीके से डील करने वाले हैं। तो हर एक इंडिविजुअल की नीड को ध्यान में रखते हुए आपने प्लान किया हुआ है, स्पेशली स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल नीड वाले बच्चे को आप ध्यान में रखते ही हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान जो है वो एक्टिवली प्रिपेयर होने चाहिए कि इनको बनाया जाए कि इंडिविजुअल की नीड्स को समझते हुए उसके लिए एक एजुकेशन का प्लान तैयार हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हर एक बच्चे की इंटरेस्ट, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, इन सबको ध्यान में रख के तो आप एजुकेशन प्लान करेंगे ना, अपना लेसन प्लान उसी तरीके का बनाएंगे। तो इस चीज को सक्रिय रूप से एक्टिव रखेंगे कि हर एक बच्चे की नीड को समझते हुए आपके पास एक प्लान हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये इंडिविजुअल बच्चे के लिए प्लान होते हैं, स्पेशली जिनको स्पेशल एजुकेशन में जरूरत पड़ती है। The concept of inclusive education as advocated in the Right to Education Act 2009 is based on, वही जो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट में शामिल किया गया है, भाई आरटीई ने ही तो कहा कि आप किसी भी बच्चे को किसी भी आधार पर, कास्ट, क्रीड, जेंडर, क्लास, कल्चर, रिलीजन, किसी भी आधार पर आप वंचित नहीं रख सकते उसको शिक्षा से। ऐसा आरटीई कहता है। जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात हुई है। ठीक है, अभी बात, तो जब आरटीई ये कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है इसको प्रमोट किया जाए, एडवोकेट किया जाए, ये जो बात है ये किस प्रिंसिपल पर, किस सिद्धांत पर सही है आरटीई की ये बात कि सभी के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है द बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल्स। व्यवहारवादी तो कहते हैं कंडीशनिंग कराओ, हैबिट पढ़वाओ और लर्न कराओ। ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है। सिंपैथेटिक एटीट्यूड, देखो ध्यान रखिएगा, सिंपैथी की जरूरत नहीं है बच्चों को, आपकी एम्पैथी की जरूरत है, इक्विटी की जरूरत है, इक्वालिटी की जरूरत है। तो सिंपैथी, सहानुभूति से नहीं चलेगा, अरे मेरे बच्चे तुम तो कुछ मत करो, तुम तो चल नहीं सकते, है ना। राइट्स बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, यानी कि ये हर एक ह्यूमन का अधिकार है, ये मानवीय अधिकार के साथ है ये बात कि बच्चे को सीखना चाहिए। ठीक है बात। नेक्स्ट है मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग देम प्राइमरीली वोकेशनल एजुकेशन। देखो जो डिसेबल्ड बच्चा है उसको सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन यानी सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा लेनी हो। रिटार्डेड के लिए ये बात होती है कि अगर कोई बच्चा रिटार्डेड है, वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ ही नहीं सकता, उसका आईक्यू जो है वो 70 से नीचे है और कम है, तो उस केस में आपको वोकेशनल एजुकेशन देनी पड़ सकती है ताकि उसको आप लाइफ स्किल्स सिखा दो, छोटी मोटी जो भी लाइफ स्किल्स होती हैं कुछ कुछ, जिससे उसका जीवन यापन हो सके। ये हर एक डिसेबल्ड बच्चे के लिए नहीं है ये बात, तो ये बात गलत हो जाएगी। सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। वही ये मानवीय अधिकारों को ध्यान में रखते हुए है, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए है कि हर एक इंडिविजुअल का अधिकार है शिक्षा। ठीक हो गई बात? कोई समस्या परेशानी? लाइक शेयर कर दो, बहुत गजब की एनर्जी आ रही है आज और कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करेगा। ध्यान दो, यहां पे पेपर आने को तैयार है, 40-45 दिन बचे हैं, कल से 2 बार मिलेंगे मैं और आप। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, Which of the following is most important in an inclusive classroom? यानी समावेशी शिक्षा में, समावेशी शिक्षा की कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात बता दीजिए फटाफट से चूज करके बताइए। मैराथन सीरीज 20 से 20th से बताओ फटाफट से। दोनों में सीडीपी नहीं चलेगा, अलग अलग सब्जेक्ट चलाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट चलाएंगे। ईवीएस पहले रिवाइज कराऊंगी और बीच बीच में जरूरत पड़ेगी तो हिंदी इंग्लिश को भी करते रहेंगे। हिंदी इंग्लिश मैंने अभी लेटेस्ट ही कराया है प्लेलिस्ट में, तो उसको देख लो, इसलिए मैं उसको नहीं करा रही हूं अभी। बताओ एक बार भाई, कौन सी एक चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंक्लूसिव एजुकेशन में? इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखो पहले क्या होता था कि जो देख नहीं सकता बच्चा, जैसे देहरादून में एक स्कूल है, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको उसी में रखो, जो डेफ एंड ब्लाइंड है, डेफ एंड डम है, उसको जो बोल नहीं सकता उसको, मूक बधिर को, उनका अलग विद्यालय है। अभी हम ये कॉन्सेप्ट प्रमोट करते हैं कि सबको एक साथ पढ़ाने का प्रयास करो सही तरीके से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उस बच्चे को भी सोसाइटी में ही जाना है। जो बच्चा देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, चाहे कोई भी उसको प्रॉब्लम है, रहना तो उससे सभी के साथ है ना, तो सभी के साथ सीखे, वो अलग थलग सा महसूस ना करे, सेग्रीगेटेड महसूस ना करे। ऐसा कहा जाता है कि सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, मतलब जो अलगाव है वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। प्रकृति भी हमें समावेशन करके हमें बिल्कुल गोद में लिए हुए है, उसी तरीके से हमें एजुकेशन में भी सेग्रीगेशन बिल्कुल यूज नहीं करना। ये वर्ड याद रख लीजिएगा, सेग्रीगेशन जहां आ जाए मतलब ये ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता अगर नॉट ना लिखा हो तो। सेग्रीगेट नहीं करेंगे, अलग थलग नहीं बांटेंगे बच्चों को किसी भी आधार पे। ठीक हो गई बात?
आगे बढ़ जाएंगे। अगर मैं बात करूं सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन का मतलब है सबको एक ही डंडे से हाँक दो, बिल्कुल ठीक नहीं है ये बात। भाई यूनिफॉर्म हमारी, जैसे हम यूनिफॉर्म पहनते हैं सभी के लिए एक जैसी होती है ताकि गरीब अमीर और किसी भी आधार पर अंतर ना दिखे, सब बराबर दिखें। लेकिन क्या सबको सेम तरीके से पढ़ा दोगे, वो बात गलत हो जाएगी। यूनिफॉर्म पहनना ठीक है, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन खराब है। ठीक, फिर है स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, मानकीकृत परीक्षण ले दो सबका, सीखेंगे कैसे। फिर है टेस्ट के बारे में बात थोड़ी हो रही है, ओवरऑल बात हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रमोटिंग कॉम्पिटेटिव लर्निंग, कंपटीशन को बढ़ावा नहीं, कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। बात हुई डी ऑप्शन सिर्फ बचा, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, और इसको आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन में भरपूर प्लान किया जाता है स्पेशल नीड वाले बच्चे के लिए। और ये किस पे आधारित है, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे आधारित है। तो आंसर होगा विशिष्ट शिक्षा योजना, जिसमें इंडिविजुअल की नीड को समझते हुए उसके पेरेंट्स से आप डिस्कस करोगे, अच्छा बच्चे को ये प्रॉब्लम है, इसको फिर हम ऐसे इस तरीके से एक प्लान बनाओगे स्पेशल नीड वाले बच्चे के लिए। ठीक है बात, कोई समस्या परेशानी? स्पीड बहुत ज्यादा तेज तो नहीं है आज मेरी, बताओ एक बार फटाफट से। चलो फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन के साथ साथ। नो, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। अभी मैंने बात की थी सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, और हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करनी है, सबको साथ लेने की बात करनी है, एम्पैथी की बात करनी है, समानुभूति की बात करनी है। तो किस प्रिंसिपल पर आधारित है, सोशल इक्विलिब्रियम यानी सामाजिक संतुलन, सबको बराबर ऐसे रखो, या फिर इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन यानी सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, या फिर वर्ल्ड ब्रदरहुड। देखो ये तो सब कहानियां इन्होंने बनाई हुई हैं, है ना। सबसे बेस्ट ऑप्शन यहां इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज यानी समता और समान अवसर, कि हर एक को समान अवसर का अधिकार है। और दूसरा, समान अवसर के साथ साथ यदि किसी को विशेष आवश्यकता है तो उसको विशेष ध्यान या फिर उसकी नीड को, उसकी आवश्यकता को फुलफिल किया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप एक बच्चा जो व्हील चेयर पे आता है उसको कहें तुम दोनों बराबर हो, एक बच्चा जो नॉर्मल जिसके पैर ठीक हैं, और दोनों को बराबर खड़ा करके और कहो कि दौड़ लगाओ। दिस इज नॉट इक्वालिटी। इक्वालिटी नहीं, इक्विटी भी चाहिए साथ में। आपको सेंसिटिव भी होना पड़ेगा। जो समता है, जो इक्विटी है, वो इस बात पे आधारित है कि आप बच्चे की नीड को समझते हुए, किसको कब किस चीज की जरूरत है उस चीज को समझते हुए आगे बढ़ें। तो समान अवसर तो देने ही देने हैं, उसकी आवश्यकता को भी समझना है, उसकी सिचुएशन को भी समझना है। इसी बेसिस पे आप देखते हैं जो मेट्रो है उसमें विमेन कोच जो है निर्धारित है फर्स्ट पहला डब्बा। क्यों? क्योंकि चीजें गड़बड़ हुई हैं, तभी तो जरूरत पड़ रही है अलग से रिजर्व करने की। तो वो इक्विटी है, वो ऐसा नहीं है कि मेल के साथ कुछ प्रॉब्लम है, बड़ा उनके साथ गलत किया जा रहा है। दैट स्टैंड्स फॉर इक्विटी, समता। तो इक्विटी यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर मिले और जिस बच्चे को जिस चीज की नीड है उसको समझाया जाए, उसके प्रति सेंसिटिविटी दिखाई जाए। द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, इस पे एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, बहुत पुरानी है, नए तरीके से भी बनाऊंगी कभी मौका मिला तो। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया ये? 1992, 1995, 1999 या फिर 2016? बताइए फटाफट से। एसएसटी क्लास तो नहीं होगी शगुफ्ता, अगले साल अगर मुझे फुर्सत मिली तो मैं बिल्कुल एनसीईआरटी की समरी करा दूंगी और अच्छे से करा दूंगी। अब तो स्मार्ट बोर्ड भी है, कब से एक साथी 6800 लोग देख रहे हैं, 4800 लोगों ने लाइक किया, 2000 लोग क्या मतलब लाइक शेयर किया करो यार, एक मोटिवेशन एक एनर्जी बढ़ती है। बताओ एक बार। समीर क्या कह रहे हो? आंसर क्या होगा? आप कह रहे हैं, कोई कह रहा है ए, तुक्के लगा रहे हो हैं। 1995 वाला जो एक्ट है उसको पीडब्ल्यूडी एक्ट कहते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, नॉट राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट। ये बात ध्यान में रखिएगा। और इसी को क्या कर दिया गया था? रिवाइज कर दिया गया था 2016 में जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया। ठीक, 2016 इसका सही आंसर होगा। और इसमें सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज थी, इसमें 21 हैं, 14 और डिसेबिलिटीज को जोड़ा गया 2016 वाले एक्ट में। ठीक, इसमें जो आपका ड्वार्फिज्म है, जो बोनापन है, वो भी एक डिसेबिलिटी माना गया। जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं उनको भी ऐड किया गया, जो थैलेसीमिया और कुछ एक आध दो ब्लड से रिलेटेड बीमारियां हैं, स्पीच डिसऑर्डर्स हैं, इन सबको इंक्लूड किया गया। यानी 14 डिसऑर्डर्स को और ऐड किया गया, डिसेबिलिटीज को, डिसऑर्डर्स को नहीं, डिसेबिलिटीज को। तो हम कह सकते हैं 2016 में आया ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। अगर पीडब्ल्यूडी एक्ट रिवाइज कब हुआ पूछ ले तब भी आप 2016 कहोगे। पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में पूछता तब आप 1995 कहते। जनरली इसके बारे में अब क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि इसके दिन जा चुके हैं। ठीक है बात। इसमें मिनिमम
और इक्वल टू कितनी, आपको मोर देन 40% डिसेबिलिटी आपकी होनी चाहिए, तब जाकर के गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बेनिफिट हैं वो आपको मिलेंगे। 5% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में और इन सब में बहुत सारे इसके प्रावधान हैं जो दिए गए हैं इसके अंदर, उन लोगों के लिए जो किसी भी तरीके से डिसेबल्ड हैं उनके लिए ये एक्ट है सरकार के द्वारा बनाया गया। आगे बढ़ेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 ensures the rights of children with disabilities to free education from निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसके अंदर दिव्यांग जो बच्चे हैं उनको कितनी एज तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, बताइए एक बार, आंसर कीजिए, जवाब दीजिए। जवाब बहुत तेजी से आंसर आ रहे हैं, पानी की जरूरत पड़ गई यार। एमपीटीईटी के लिए एक सेशन कराऊंगी, एक एमपीटीईटी के लिए और एक एस्टेट के लिए क्वेश्चंस का, टेंशन ना लो, अभी समय दो, मुझे प्लान करना पड़ेगा उसके लिए, पेपर से पहले करा दूंगी एक दिन। बताइए एक बार। नहीं, ये अलग मिनिस्ट्री के तहत आते हैं, ये मोदी जी नहीं लाए थे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। बताओ एक बार, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 की बात करें यदि, तो ये डिसेबल्ड बच्चों के लिए एक अलग से इन्होंने आर्टिकल बनाया हुआ है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जिसको हम अभी पढ़ रहे थे, आरटी के तहत ही हुई है ये चीज, पूरी प्रक्रिया जो है ना, इसको समझने में थोड़ा सा टेक्निकल बन जाता है ये, तो इसका आंसर 6 से 18 ही बनेगा, है ना। एक बार को मुझे भी लगा था कि इसका 6 से 14 बनना चाहिए, बट उन्होंने आरटी के तहत ही अलग एक्ट में इसको इंसर्ट किया हुआ है, तो 6 से 18 ही आएगा। किसके लिए? डिसेबल्ड के लिए। नॉर्मल बच्चे के लिए 6 से 14। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो सी नहीं होगा इसका आंसर, ऑफिशियल आंसर भी इसका 6 से 18 ही है। 2018 का क्वेश्चन है सीटेट का, आप चाहें तो चेक कर लीजिए, किसी भी किताब में अगर मिला है तो गलत है, फिर वो आंसर इसका 6 से 18 है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम रेस्ट्स ऑन, मतलब सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जो आवश्यक हस्तक्षेप है, यानी उनके लिए क्या एक्स्ट्रा किया जाए, बताइए एक बार। कोई बात नहीं अंजू, गलत होगा तो सही भी होगा। ओहो, फटाफट से आंसर करो, वो डलवा देंगे धीरज इस सोशलाइजेशन का वीडियो वहां पे, टेंशन ना लो, फटाफट से आंसर करो। 7300 लोग, बहुत बढ़िया, आजकल पढ़ने के मूड में हो आप लोग, हैं सही है। देखो, यूज ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, हमें क्या पता। देखो एक बार, इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड, मतलब वो बच्चा जिसमें किसी एक विशेष प्रकार का टैलेंट है, मे इट बी इन स्पोर्ट्स और समथिंग, क्रिएटिविटी है, कुछ नया करने की क्षमता है, बड़ी अच्छी पेंटिंग करता है, बड़ा कुछ और नया कुछ उसमें करने की क्षमता है, तो ऐसे बच्चे के लिए हमें ज्यादा स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट देना पड़ेगा। ऐसा एनवायरमेंट, स्टिमुलेटिंग का मतलब है जो उसको और प्रोत्साहित करे, उसको और चैलेंजेस दे, चाहे वो इस तरीके के कंपटीशन में आप उसको ले जाएं, चाहे इस तरीके की वर्कशॉप उसके लिए अरेंज कराएं, इस तरीके की चीजें आपको करानी पड़ेंगी, क्योंकि जिस बच्चे में जो प्रतिभा है उसको आप बाहर नहीं लाएंगे तो उसका कोई फायदा हुआ नहीं, है ना। सिर्फ 4 चीजें याद कर लेना तो एजुकेशन नहीं कहेंगे हम। गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये नहीं है जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है, उन्हीं के साथ कुछ अच्छा होना है, यहां सभी के लिए। अगर गिफ्टेड है तो उसके हिसाब की चीजें हो, अगर स्लो लर्नर है तो उसके हिसाब की चीजें हो, कोई डिसेबल्ड है तो उसके हिसाब की चीजें हो। ठीक है बात, धन्यवाद फॉरिद आलम खान। आगे बढ़िए, गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम, स्लो लर्नर को एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत होती है कि वो थोड़ा धीमे सीखते हैं, तो यहां क्रिएटिव बच्चे के लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। अगर नहीं होता ए तब हम सोच लेते। बीइंग अफेक्शनेट टुवर्ड्स देम, सिर्फ अफेक्शन से जीवन चल जाएगा क्या? नहीं। आगे बढ़ेंगे, गिविंग देम, ये तो सभी के प्रति होना चाहिए। अफेक्शनेट तो टीचर को, भाई एक जो वो स्नेह है या जो भी आप कहना चाहें वो तो सभी के लिए होना चाहिए, शिक्षक है तो। फिर है डी ऑप्शन, गिविंग देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग अदर चिल्ड्रन, ये तो खतरनाक ही हो गया। कभी भी आप ना तो गिफ्टेड बच्चों को दूसरे को पढ़ाने की जिम्मेदारी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसको कुछ भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा देंगे जिससे उसका दिमाग डेवलप होने की बजाय वो खुद ही इन्वॉल्व हो जाए, ये चीज गलत होगी। तो ए ऑप्शन बेस्ट है कि आप ऐसे तरीके, ऐसे निर्देशन, ऐसी अपॉर्चुनिटीज उसको दिलाएंगे जिससे वो उभर करके उसके अंदर जो प्रतिभा है वो बाहर निकल सके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, many of which are original solutions. रूही is displaying characteristic of O और N. देखो इस तरह का क्वेश्चन एक तो निश्चित रूप से आता है, 5 नंबर का इंक्लूसिव एजुकेशन है, बड़ा है 5 नंबर का, एक टॉपिक आसान है लेकिन
देखो, रूही हमेशा जो समस्याओं के समाधान है वो एक से अधिक बताती है और बड़े नए तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम रखो तो वो बड़े नए तरीके से सोच करके कुछ एक ओरिजिनल, कुछ एक मौलिक उपाय बताएगी। तो ये किस एक बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक है? मौलिकता और नवीनता। सिंपल है, क्रिएटिव थिंकर है। कन्वर्जेंट नहीं होगा, कन्वर्जेंट होती है सिकुड़ती हुई सोच, जो हाँ और ना में ही जवाब देंगे सिर्फ। रिजिड थिंकर नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ईगो सेंट्रिक तो तब होगी जब सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, ठीक। या तो यहां डाइवर्जेंट थिंकिंग लिखा होता, या तो डाइवर्जेंट थिंकर है, और डाइवर्जेंट थिंकर भी अगर होता और क्रिएटिविटी भी होता तब भी आप क्रिएटिव के साथ जाते, क्योंकि उसने कहा है रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए और एन। मतलब कि रूही किस तरह के बच्चे की विशेषताओं का प्रदर्शन कर रही है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग तो है ही, लेकिन किस तरह के बच्चे की विशेषता का प्रदर्शन है? तो सृजनात्मक बच्चे की विशेषता है ये, कि कुछ नया, कुछ नोवल, कुछ अलग हटके सोचना, ठीक। तो इसको ए ऑप्शन कहेंगे। क्लियर हो गई बात? कोई समस्या परेशानी कुछ नहीं है, ठीक। डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी जुड़े हुए हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है दिशाओं में सोचना, मल्टीपल सॉल्यूशन सोचना एक प्रॉब्लम के, और हर एक डाइवर्जेंट थिंकर क्रिएटिव ही होगा ये जरूरी नहीं है, बट हम डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्रिएटिविटी से जोड़ते हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे। क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। क्रिएटिविटी किससे संबंधित है, यही पूछा है। बताइए एक बार, क्रिएटिविटी किससे संबंधित है? आंसर कीजिए। अरे अश्वंत पटेल, बहुत बढ़िया, सुपर चैट कर रहे हैं, बताइए। हाँ भाई, अपनी वंशु बिल्कुल अपनी क्वालिटी बढ़ा लो वीडियो की, यहां से एकदम क्लियर है। अपने फोन में ही ऑप्शन होगा, उसको बढ़ा लो एकदम। मूवी से भी क्लियर चलता है 1080p पे, मैं देख चुकी हूँ, क्वालिटी बहुत मजा आता है, बाद में देखती हूँ। तो बताओ एक बार, डी कह रहे हो आप लोग। क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। सिंपल है यार, क्रिएटिविटी इन चार ऑप्शंस में से किससे जुड़ी हुई है? तो हम कहेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग से, यानी विविध सोच या अपसारी चिंतन, फैलता हुआ अलग अलग दिशा में जो बच्चा सोच पाएगा वो सृजनात्मक बनेगा, कुछ नया सोच पाएगा, क्योंकि वो अलग तरीके से सोचेगा, डिफरेंट वेज में सोचेगा, ठीक है बात। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। ये फ्लूइड, क्रिस्टल, ये दोनों की बात रेमंड बी कैटल ने की है। फ्लूइड भी एक तरीके से जुड़ा हुआ है कि आप इंस्टेंट कैसे आप डिसीजन ले पाते हैं, इस तरीके की चीजें। क्रिस्टलाइज्ड है, जो आप पढ़ पढ़ के या जो आपने लर्निंग को एक साथ जोड़ करके सीखा है, वो ठोस बुद्धि कहलाएगी। कन्वर्जेंट थिंकिंग सिकुड़ता हुआ। इंटेलिजेंस को जेपी गिलफर्ड ने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों की बात की है। उन्होंने कन्वर्जेंट थिंकिंग को जोड़ा है इंटेलिजेंस से। जैसे आपके सामने चार ऑप्शन हैं और एक चूज करना है, इसको कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। सिकुड़ता हुआ, आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, कोई क्रिएटिविटी नहीं लगानी। चार में से एक ऑप्शन चूज करने के लिए कौन सी क्रिएटिविटी लगाई आपने? है कौन सा सर नीचे और पैर ऊपर किए? कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, रिकॉल किया या समझने की कोशिश की और आंसर बता दिया। तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला ऑप्शन हुआ। ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं या फिर ट्रू फॉल्स होते हैं या फिल इन द ब्लैंक होते हैं, ये सब कन्वर्जेंट थिंकिंग है, सिकुड़ती हुई सोच, मल्टीपल चीजों से एक ऑप्शन की तरफ आना है, एक सिंगल आंसर की तरफ। तो ये कन्वर्जेंट है। लेकिन यही आपको ऐसे लिखना होता है यूपीएससी के एग्जाम में, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाती। इसमें आपको अब सारी सोच की जरूरत पड़ती, यानी क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग जुड़ी हुई है इंटेलिजेंस से, लेकिन क्रिएटिविटी जुड़ी हुई है किससे? डाइवर्जेंट थिंकिंग से। ये किसने जोड़ा है? जेपी गिलफर्ड, जॉय पॉल गिलफर्ड, जिनकी ये थियोरी है एक स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस दिया है उन्होंने, ये मैंने डिटेल में कराई हुई है, सर्च करके पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत। जेपी गिलफर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, जिन्होंने 180 एलिमेंट्स बताए हैं। वो डिफरेंट बात है, बट इन दोनों चीजों को उन्होंने जोड़ा है। क्लियर हो गई बात? कोई समस्या, परेशानी, कोई दर्द? आगे बढ़ते हैं। मुक्त अंत वाला चिंतन, ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़े हुए होते हैं, और क्लोज्ड एंडेड, जिसमें यस और नो ही कहना हो, दैट इज रिलेटेड विद कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। अरे बहुत बढ़िया, समझाने का एक नंबर तरीका है आपका, दिमाग में फिट हो जाता है। रुखसार धन्यवाद। बाकी आप थोड़ा सा लगातार जुड़े रहेंगे तो मैं थोड़ा सा स्लो भी समझा पाऊंगी, लेकिन अभी वो समय जा चुका है कि मैं बहुत धीरे धीरे चलूं, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द एबिलिटी टू कम अप विद ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। यानी कि आपके अंदर एक क्षमता है अपसारी चिंतन करने की और एक समस्या के मूल यानी ओरिजिनल सॉल्यूशन तक पहुंचने की। क्या कहेंगे आप इसको? ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट आ गया, दैट मींस दिशाओं में सोचोगे, दिशाओं में सोचोगे कुछ नया आएगा, यानी कि
क्रिएटिव चिल्ड्रन। इम्पेयर्ड कोई परेशानी वाला या ईगो सेंट्रिक या लर्निंग डिसेबिलिटी का यहाँ कोई जिक्र नहीं होगा, क्योंकि अब सारी चिंतन है बच्चा कैसा होगा, सृजनात्मकता पाई जाएगी। अब सारी चिंतन के क्रिएटिविटी के कुछ 4 एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये चारों वर्ड अगर आपको दिख रहे हैं तो आप क्रिएटिविटी के साथ जा सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, तत्व हैं ये किसके, क्रिएटिविटी के। फटाफट से बताओ जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, बहुत तेजी से 4 एलिमेंट बताओ। मैंने आपको याद कराया हुआ था, फफोई से याद कर लो, FFOE, फफोई बना लो इसको। फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन होना चाहिए, एक तरीके से काम नहीं बना तो दूसरा समझाओगे, दूसरा सोचोगे, लचीलापन होना चाहिए, ये हुआ एक कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा जो एलिमेंट है वो है फ्लुएंसी, आपके दिमाग में मल्टीपल आइडियाज आने चाहिए किसी समस्या को सॉल्व करने के, ऐसा नहीं है एक ही आइडिया आया और उस पर चिपक के रह गए, ठीक। फिर उसमें से सेलेक्ट करोगे। फिर है आपका ओरिजिनलिटी, मौलिकता होनी चाहिए, ऐसा नहीं है यहां संडे वार्ता चल रहा है तो आप कल को संडे कुछ और बना दीजिए, ठीक। ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता होनी चाहिए, आपके विचारों में कुछ ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक। फिर है फोर्थ इलेबोरेशन, आप फिर समझ करके उसको इलेबोरेट कर पाए, ठीक, उसमें डूब पाए, समझ पाए है क्या ये जो सारी कहानी हुई, इसका मतलब क्या है, इलेबोरेट कर पाए। तो ये 4 विशेषताएं हैं किसकी, किसी चीज की तो है। उर्वशी खरबंदा कह रही है कीप इट अप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उर्वशी खरबंदा नाम सुना है यार मैंने कहीं, पता नहीं, चलो खैर देखिए एक बार। अच्छा वो मानसी खरबंदा थी, मेरी क्लासमेट थी, खैर चलो फिर। प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स और उर्वशी एक और मेरी क्लासमेट थी बुलंदशहर में, दोनों मिलकर के मेरे दिमाग में ऐसे फॉल्स मेमोरी क्रिएट कर दी। देखो एक बार, प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन एक्सेसिबल फॉर्मेट्स, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कुल मिलाकर के बात ये है, अगर ये 4 शब्द आपको नजर आ रहे हैं तो आप कहेंगे बच्चा जो है क्रिएटिव है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन, ठीक हो गई बात, कोई समस्या परेशानी? एग्जैक्टली पूजा, कोई वार्तालाप चलाएगा, कोई कोच चलाएगा फिर। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए, प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन एक्सेसिबल फॉर्मेट्स टू दी डाइवर्स लर्नर्स, यानी कि एक्सेसिबल फॉर्मेट्स में मतलब अलग अलग तरीके से आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल उपलब्ध करा रहे हो, विविधता के, मतलब अलग अलग बच्चे के इंटरेस्ट को, अगर कोई बच्चा देख के सीखता है तो आपने कोई चार्ट भी बनाया हुआ है, कोई बच्चा है जिसको एक्टिविटी करके समझ आता है तो उसके लिए कुछ एक्टिविटी प्लान की हुई है, कोई बच्चा है जिसको सुन के समझ आता है आप उसके लिए एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो ये जो आप डाइवर्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग एड्स यूज कर रहे हैं, शिक्षण सहायक सामग्री यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, या ये इसको आप क्या कहेंगे बताइए एक बार, बताइए फटाफट से बताइए। आप कह रहे हैं डी ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है, यूडीएल कहेंगे, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन में, स्पेशल एजुकेशन में खूब यूज किया जाता है। अधिगम की सार्वभौमिक रचना, यानी सभी का ध्यान रखते हुए, यूनिवर्सल का मतलब है सभी का ध्यान रखते हुए जिस तरह की लर्निंग डिजाइन हुई है, ऐसा एक क्या कहें, एक डिजाइन बनाया गया है जिसमें सभी की नीड्स को ध्यान में रखते हुए ऐसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाए जाएं, ऐसे तरीके अपनाए जाएं जो एक्सेसिबल फॉर्मेट में हो, हर बच्चे की नीड को समझते हुए उससे कनेक्ट कर सके बच्चा, डाइवर्सिटी को वो फुलफिल कर सके, ठीक। ये बिल्कुल टेक्निकल है, देखो फैक्चुअल है 2 चीजें इंक्लूसिव एजुकेशन में। कौन सी है वो 2 चीजें, फटाफट से समझो कौन सी है वो 2 चीजें। एक तो है आपका यूडीएल, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, और दूसरा है आईईपी। ये आपको याद रखना है, इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत हेल्प करते हैं ये, और इंडिविजुअल नीड्स को भी फुलफिल करते हैं। आईईपी स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, ठीक। इनको अगर इंग्लिश में याद रख लोगे तो कोई दर्द नहीं हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। परेशान मत हुआ करो, हिंदी इंग्लिश छोड़ दो, पेपर आपका बाइलिंगुअल आएगा, कोई नहीं पूछेगा आपने हिंदी में अटेम्प्ट किया था कि इंग्लिश में, जैसे समझ में आ जाए वैसे समझ लो। 1 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल 1 नंबर ही मिलेगा, चाहे हिंदी में करना चाहे इंग्लिश में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। वाइल टीचिंग अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड अ टीचर शुड, यानी एक एकल अभिभावक वाले बच्चे को, अभी मैंने बात की थी फर्स्ट जनरेशन लर्नर और सिंगल पेरेंट चाइल्ड। सिंगल पेरेंट चाइल्ड, माता पिता में से कोई भी एक यदि नहीं है अवेलेबल, में ऐसा हो सकता है डाइवोर्स हुआ हो, ऐसा हो सकता है किसी एक की मृत्यु हो गई हो, या कोई और वजह से दोनों साथ में ना हो, तो सिंगल पेरेंट चाइल्ड है। सिंगल पेरेंट चाइल्ड की बात करें यदि, तो ऐसे बच्चों को ऑब्वियसली चैलेंज तो आएगा लर्निंग में, तो जो दोनों तरफ से सपोर्ट चाहिए था शायद उस तरीके का नहीं मिल पाएगा। तो इस केस में सिंगल पेरेंट चाइल्ड को यदि आप पढ़ा रहे हैं तो किस चीज का ध्यान रखेंगे बताइए एक बार फटाफट से, बहुत तेजी से आंसर करो, पूरा 1 रुपया मिलेगा, जवाब दीजिए जवाब।
12th का CD मिक्स्ड करके, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो। ये 600 लोगों को बोलो पहले लाइक करें, तब आंसर बताया जाएगा आगे। मजाक कर रही हूँ खैर। ये तो वैसी बात हो गई कि 5000 लोग चाहिए उसके बाद ही पढ़ाया जाएगा। देखो, सिंगल पेरेंट चाइल्ड की बात करें यदि, तो हम तो 8000 होने वाले हैं। खैर, प्रोवाइड स्टेबल एंड कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट, सभी को चाहिए भाई, ये सभी को चाहिए, ऐसा अलग से क्यों? तो इसमें कुछ नहीं है, आप ओवर लुक करेंगे इस फैक्ट को और बाकी बच्चों की तरह ही ट्रीट करेंगे इसको, नॉर्मली एकदम अच्छे से ट्रीट करेंगे। तो इसमें ये बनता नहीं है कि इसके लिए आप जबरदस्ती कुछ और कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? डी ऑप्शन, सी नहीं होगा इसका। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए एक बार। Children coming from socio-economically disadvantaged backgrounds need a classroom environment which, अभी हमने बात की थी शुरुआत में इंक्लूसिव एजुकेशन में, कास्ट, क्रीड, क्लास, डेप्राइव्ड बच्चे जो किसी भी रूप में वंचित हैं, चाहे वो जो ये नहीं होते जो ये रोड के किनारे कई बार बंजारे बोलते हैं या क्या बोलते हैं, जो बहुत सारे बर्तन वगैरह बनाते हैं, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब ऑन द मूव ही रहते हैं, मतलब वो एक जगह टिकते नहीं है। तो ऐसे वाले बच्चों भी अपने आप में डेप्राइव्ड हुए, उनको भी एक जगह रुक करके स्टेबल एजुकेशन नहीं मिल पाती है। और भी ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, आर्थिक रूप से कोई वंचित है, सामाजिक रूप से किसी को अलग थलग कर दिया गया है, ये सब वंचित बच्चे हैं। तो सोशली इकोनॉमिकली अगर कोई डेप्राइव्ड बच्चा है, समाज और आर्थिक रूप दोनों से वो प्रभावित है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे बताइए एक बार। उसको एडवांटेज नहीं मिल पाया है समाज और आर्थिक रूप से, दोनों रूप से। बताइए क्या करेंगे ऐसे बच्चे के लिए आप? जवाब दीजिए, जवाब। वैल्यूज एंड यूजेस देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, बिल्कुल सही बात है। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जो भी बच्चा घर से लेके आए वो अच्छा है, उसको एक्सेप्ट करके उस पर बिल्ड ऑन करना है आपको कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है बात, चाहे वो उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति हो, उसका कल्चर हो, उसकी भाषा हो, एक्सेप्ट करेंगे आप और उसके ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे, वो नींव का काम करेगा। तो आप उसके कल्चर को, उसकी संस्कृति को, उसकी भाषा को, उसके जो भी बैकग्राउंड है उसको क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे, और जो सांस्कृतिक और भाषाई उसकी विविधता है उसको एक्सेप्ट करके उसको आगे सिखाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिस्करेज करेंगे, कह रहे तुम मत बोलो, यहाँ पे ये वाली भाषा नहीं बोलोगे अपने घर वाली, हमारी बोलो। वो धीरे धीरे खुद सीख जाएगा, आप एक्सेप्ट तो कीजिए, उसको एक्सप्रेस तो करने दो, अभिव्यक्त करने दो अपनी भाषा में खुद को। फिर है कैटेगराइजेस चिल्ड्रन बेसिस ऑन देयर एबिलिटीज। देखो ये बहुत ही क्या कहें गलत काम है कि बच्चों को आप उनकी एबिलिटीज, उनकी क्षमता के आधार पर विभाजित करते हैं। अगर करना भी है तब आप मिक्स्ड ग्रुपिंग करते हैं, यानी हेट्रोजेनस ग्रुप बनाते हैं जिसमें अलग अलग एबिलिटीज वाले बच्चे हो, नहीं तो आप होमोजेनस ग्रुप तो बनाते ही नहीं है। और दूसरा, कैटेगराइज नहीं करते, लेबल नहीं करते बच्चों को क्षमता के आधार पे। मिक्स्ड बच्चों को पढ़ाओ ना तो सब एक दूसरे से सीख पाएंगे, तो ये उतना अच्छा नहीं हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। टीच देम गुड बिहेवियर, यानी उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाएं। मतलब क्या समझ रहे हैं आप अपने आप को कि बच्चा गलत ही करेगा व्यवहार? पहले से कैसे मान लिया आपने? तो कोई भी ऐसे दिमाग में अपने कोई भी फितूर नहीं बना लेना है कि हम अपनी मर्जी से कह देंगे कि उसकी तो भाषा बेकार होगी या बच्चे का व्यवहार ही बेकार होगा। तो एक सेंसिबल आंसर करना होता है, और वो है कि आप उसके कल्चर, उसकी भाषा को वैल्यू करेंगे, एक्सेप्टेंस देंगे और तब सिखाएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। एन इंक्लूसिव स्कूल, यानी एक समावेशी विद्यालय वह है, फटाफट से बताइए इसी बात पे। हड़का रहे हो आप? अरे यार ठीक है, सबका अपना तरीका होता है। मेरा कुल मिलाकर के उद्देश्य ये है कि आपके दिमाग में टिकनी चाहिए बात। चाहे मैं बच्चे की साइड में हूं, ये मान लो आप कि मैं बच्चे के पक्ष में हूं, आपको नहीं हड़का रही हूं, मैं एक उस सोच के बारे में बात कर रही हूं जो थोड़ी सी गड़बड़ है। बताओ एक बार। अच्छा, मजहर 2 सेशन करेंगे तो यार फिर तो टाइम तो यही रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा बीच में गैप चाहिए फिर। आई लाइक योर वॉइस वेरी मच, आरजे बनने चाहिए था आपको। रजत कह रहे हैं इंटरव्यू देखा रेमो सर के साथ। अरे सही है यार, देखो जीवन किसी को नहीं पता कहाँ ले जाए, अभी बहुत समय है और काम तो मैं कर ही रही हूँ, बैठी तो हूँ नहीं, क्या पता है जीवन में क्या क्या करना बाकी है। देखो एक बार, एन इंक्लूसिव स्कूल, एक समावेशी शिक्षा। क्या है एक समावेशी शिक्षा? बताइए। एक समावेशी विद्यालय कौन है? समावेशी विद्यालय वो है, डिफरेंशिएट नहीं करना कि लेबल कर दिया कम एबिलिटी और ज्यादा एबिलिटी वाले को। कमिटेड पर्टिकुलरली टू इंप्रूव द लर्निंग आउटकम्स ऑफ, ये बात तो सही सी लग रही है। डिसाइड्स लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिसेबिलिटी। ऐसा आपने कैसे कह दिया कि सारे बच्चे डिसेबल ही होंगे? उसमें गिफ्टेड भी होंगे, एवरेज बच्चे भी होंगे, तो ये डिसेबिलिटी ही कहना ऐसा थोड़ी है, ये स्पेशल एजुकेशन थोड़ी है, यहाँ तो हर तरह का बच्चा है। इज कमिटेड टू इंप्रूव द लर्निंग आउटकम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेबिलिटीज, ये बात भी सही लग रही है। कमिटेड पर्टिकुलरली टू इंप्रूव द लर्निंग आउटकम ऑफ स्पेशली एबल्ड,
यहां पूरी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हुई थी, सिर्फ स्पेशल बच्चे की बात नहीं हुई थी। तो हम कहेंगे कि टीचर कमिटेड है, इस बात को लेकर बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि उसको बच्चे की जो भी कैपेबिलिटी है, नो मैटर व्हाट, वो कहां अच्छा कर सकता है, उसको आगे बढ़ाने की कमिटमेंट रखनी है। उसका जो लर्निंग आउटकम है वो बेहतर होना चाहिए, जितना उसको आज आता है कल वो उससे अच्छा करे। इस चीज के लिए आप कमिटेड रहेंगे, इस चीज के लिए आप कमिटेड रहेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। Question number 15 says, what instructional adaptations should a teacher make while working with students who are visually challenged? अब आपको ध्यान रखना है कि बात हो रही है विजुअली चैलेंज्ड बच्चे की। अगर पूरी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होगी तो आप हर बच्चे का ख्याल रखेंगे, ऐसा नहीं है फिर आप सिर्फ डिसेबल्ड बच्चे का ख्याल रखेंगे, हर बच्चे का। लेकिन अगर विजुअली चैलेंज्ड क्वेश्चन में खुद से कह दिया, देखो क्वेश्चन ने जो कहा है, अगर क्वेश्चन ने दिन को रात कहा है तो आप दिन को रात कहेंगे, ठीक है? तो जो क्वेश्चन को पसंद होगी बात, वही बात कहोगे। तो विजुअली चैलेंज की यदि बात करें तो अब विजुअली चैलेंज को ध्यान में रखना है। आपका सारी दुनिया जाए तेल लेने, आपका फोकस है विजुअली चैलेंज बच्चे के लिए क्या अच्छा है। तो बेस्ट ऑप्शन जो विजुअली चैलेंज के लिए होगा आप उसको तलाशोगे। तो कुल मिला के जो कहानी का सार था वो ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि क्वेश्चन पढ़ के पहले समझोगे और उसके अकॉर्डिंग जाओगे, नहीं तो आपका ज्ञान कितना भी हो वो खराब हो सकता है, क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, पूछा क्या है क्वेश्चन में ये तो समझ लो, या अपनी मर्जी से कुछ भी कहोगे? बताओ एक बार भाई, सीटेट क्या पूछता है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं ना हम। बताइए। स्पीक क्लियरली एंड यूज अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल, ठीक है। यूज अ वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशंस। एक बात बताओ, जिस बच्चे को दिख नहीं रहा उसको और दिखाओगे कि ले बेटा देख, टीवी रख दो उसके आगे, मतलब मूर्खता की हद हो गई। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि उसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाओगे। जो सेंस खराब है वो वाले सेंस का यूज क्यों कराओगे, ये बताओ। जब देख सकता ही नहीं है तो उसको और विजुअल मटेरियल का उसके लिए फायदा क्या है? ठीक, फिर है ओरिएंट हर सेल्फ सो दैट द स्टूडेंट्स कैन वॉच हर क्लोजली। ऐसा एक काम करोगे, आप इस तरीके से खड़े होगे कि बच्चे आपको क्लोजली देख सकें। मे बी, लेकिन अगर इससे अच्छा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है तो हम क्यों जाएंगे इसके साथ, है ना। फोकस ऑन अ वैरायटी ऑफ रिटन टास्क स्पेशली वर्कशीट्स। जिस बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है उसको रिटन टास्क पे फोकस कराओ, तो वर्कशीट पे वर्कशीट दे दो, खुद कर लाओ बेटा, सेंस ही नहीं बना। एक ऑप्शन सबसे बेस्ट है कि आप एक तो अपना जो वाचन है उसको बिल्कुल क्लियर रखेंगे, क्लियरली बोलेंगे, ताकि बच्चा सुन तो सकता है, उसके बाकी सेंसेस तो एक्टिव है, सिर्फ आंखों में ही तो प्रॉब्लम है ना, विजुअली तो चैलेंज्ड है, दृष्टि बाधित ही तो है, तो बाकी चारों सेंसेस तो काम कर रहे हैं। तो आप उसको टच और फील वाला मटेरियल, टैक्टाइल मटेरियल कहते हैं इसको, कि वो टच और फील करके सीख सके, ऐसी सामग्री उपलब्ध कराओगे। जैसे ब्रेल लिपि है, ब्रेल स्क्रिप्ट, उसका यूज करा सकते हो। और आपकी जो भाषा है वो क्लियर होनी चाहिए ताकि बच्चा क्लियरली सुन पाए कि आप कह क्या रहे हैं। ठीक है बात, तो सिंपल आंसर हुआ ए ऑप्शन। यही अगर हियरिंग इंपेयर्ड बच्चा लिखा होता जिसको सुनने में प्रॉब्लम है, तो फिर आप ऑडियो सीडीज का इस्तेमाल करते, उसको क्लियरली दिखाते, उसको आगे बिठाते, है ना। समझ पा रहे हो बात को? इसमें अगर थोड़ा बहुत देख सकता है बच्चा तो आप बड़ा बड़ा लिख सकते हो, अगर पार्शियली विजुअली चैलेंज्ड है तो। ठीक, तो सबसे बेहतर ऑप्शन होगा ए। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ ये वाले से काम चल जाए। अगर बहुत कम देखता है या देखता ही नहीं है, उस केस में इससे काम नहीं चलेगा, सी ऑप्शन से। आगे बढ़ेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिले और पसंद आया हो सेशन तो। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। बी योर ओन कांस्टेंट, अपने साथ बने रहें हमेशा, है ना। बी योर ओन स्ट्रेंथ। ठीक।